हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स यूनिट 3 का एक और नया इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसका नाम होगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक, ये जो वेव इक्वेशन है आपको दो पार्ट में पढ़ने हैं। एक पार्ट है आपका टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन और दूसरा पार्ट है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो आज जो हम लोग का पार्ट होगा वो कौन सा होगा? श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, इसी का शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखा जाता है, जो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है क्या कैसे लिखा जाता है? TDSE। ठीक, इसी क्या कहते हैं? टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक, इसी का क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक, तो ये चीज़ सब आप जो पढ़ रहे हैं, आज से जो स्टार्ट किए हैं ये सब चीज़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगले चैप्टर के लिए। अगला चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका यूज होगा। मतलब जो 4th यूनिट है क्वांटम मैकेनिक्स का, उसमें भी क्या करेंगे? इसको हम लोग यूज करेंगे। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा और थोड़ा 2-4 मिनट में आपका एक्स्ट्रा लूँगा आज की वीडियो में, क्योंकि ये सब इक्वेशन कहाँ से आया मैं उसको बताना चाह रहा हूँ, ताकि आप दिमाग में सेट कर लें कि कहाँ से ये सब इक्वेशन बना है। ठीक, बुक में डायरेक्ट ये सब इक्वेशन दिया है, तो जिससे आपको ये सब इक्वेशन याद करना पड़ता है डायरेक्ट। ठीक, तो अब देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कैसे कैसे शुरुआत हुई थी, उस चीज़ को देखा जाएगा। तो देखिए 1924 में डी ब्रागली साहब ने बताया कि जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है या मार्कर ही मान लीजिए मूव कर रहा है, ठीक, तो इसके साथ क्या होगी? ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएटेड होगी। मतलब जब मूव करेगा तो इसके साथ ग्रुप ऑफ वेव क्या करेंगी? चलेंगी। मतलब ग्रुप ऑफ वेव इसके साथ एसोसिएटेड होकर ऐसे चलेंगी। क्लियर? और इन्हीं ग्रुप ऑफ वेव को उन्होंने क्या दिया? मैटर वेव नाम दिया। ठीक, इस ग्रुप ऑफ वेव को क्या नाम दिया? मैटर वेव। ठीक, क्यों? क्योंकि एक मैटर है, इस मैटर के साथ वो वेव एसोसिएटेड है, इस उसको क्या कहे? मैटर वेव कहे डी ब्रागली साहब ने। इज इट क्लियर? अब देखिए, जब ये चीज़ डी ब्रागली साहब ने कहा तो कोई नया चीज़ जैसे आप सुनते हैं तो आपको पछता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है जब तक उसका प्रूफ ना ले लें। या तो उसे पूछें या तो अपने करके देख लें। जैसे कोई कह दिया कि रोहित शर्मा ने सेंचुरी लगा दिया, तो आप क्या कहेंगे? अगर उस पर ट्रस्ट करने लायक नहीं है, क्या करेंगे? पहले आप उसको चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे क्या सही बोल रहा है कि नहीं। तो वैसे ही ये जो डी ब्रागली साहब का बात था, ये डेविसन एंड जर्मन साहब को नहीं पचा। अगर डी ब्रागली साहब ने एक्सपेरिमेंटली दिखा दे रहा था तो उनको पच जाता। जैसे आप स्कोर कार्ड लेकर या फ़ोन वगैरह में या टीवी पे क्या जो रन हो उसको दिखा दीजिए, तो अगले को क्या होगा? विश्वास हो जाएगा कि रोहित शर्मा ने सेंचुरी लगाया है। लेकिन अगर आप प्रूफ नहीं देंगे तो पहले प्रूफ खोजेगा। तो डी ब्रागली साहब ने ये चीज़ बता दिया, लेकिन प्रूफ दिया नहीं। तब ये बात डेविसन जर्मन साहब को परेशान करने लगी, दिन रात परेशान होते थे। कैसे ये कह दिए, मैं इसको वेरीफाई करूँगा। तो उन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को वेरीफाई किया और उन्होंने पाया कि वास्तव में डी ब्रागली साहब सही थे। डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट आप 4th में पढ़े होंगे। उन्होंने पाया कि वास्तव में डी ब्रागली साहब सही थे। जब कोई मैटर मूव कर रहा है, जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसके साथ ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट हो रही है, और जो ये ग्रुप ऑफ वेव है इसी को हम लोग मैटर वेव कहते हैं, क्योंकि मैटर के साथ एसोसिएटेड वेव है। तो उन्होंने कहा डन, आप सही हो डी ब्रागली। जब पार्टिकल मूव करेगा तो उसके साथ क्या होगी? ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट रहेगी, और उसी को क्या कहेंगे? मैटर वेव कहेंगे। अभी लोग का मामला चल रहा था, बीच में तीसरे पर्सन कूद गए श्रोडिंगर महाराज। इन्होंने कहा आप कह रहे हैं कि मैटर वेव होता है, आपने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया कि वास्तव में मैटर वेव है, तो मैं अब मैथमेटिकली प्रूव करूंगा। मैं मैथमेटिकल इक्वेशन उसका निकालूंगा और टाइम के डिपेंडेंसी के साथ भी निकालूंगा, और टाइम के इंडिपेंडेंसी के साथ भी इक्वेशन निकालूंगा। मैं दोनों इक्वेशन दूंगा। एक क्या होगा? स्टडी स्टेट इक्वेशन होगा जो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, और क्या होगा? एक टाइम पे डिपेंड करने वाला इक्वेशन दूंगा। ठीक, इन्होंने श्रोडिंगर साहब ने मैथमेटिकल इक्वेशन दे दिया उस वेव का, और वहीं से चीज़ें क्या हो गई? आसान हो गई। हम लोग देखिएगा इसका जो एप्लीकेशन है वास्तव में श्रोडिंगर इक्वेशन का 4th चैप्टर में कैसा कैसा खतरनाक चीज़ें पढ़ेंगे। इसको अप्लाई करते हुए सब चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। पोटेंशियल वेल वगैरह हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक, तो अब शुरुआत करें। तो अब देखिए श्रोडिंगर साहब ने क्या किया? डी ब्रागली साहब ने मैटर वेव बताया, एक्सपेरिमेंटली डेविसन एंड जर्मन साहब ने वेरीफाई किया, और श्रोडिंगर साहब ने उसी मैटर वेव का मैथमेटिकल इक्वेशन दे दिया, और वही क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है। एक इक्वेशन कैसा दिया कि टाइम के साथ डिपेंडेंसी रहेगा, और एक ऐसा दिया कि जो टाइम के साथ डिपेंड नहीं करेगा, मतलब टाइम इंडिपेंडेंट रहेगा। तो आज का जो हम लोग का मुद्दा है ये टाइम डिपेंडेंट वाला मुद्दा है। इसके बाद जो अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें टाइम इंडिपेंडेंट वाला वीडियो आपको दूंगा। ओके, तो कहाँ से शुरुआत करना है? ये जो स्टार्टिंग लिखा हूँ ये चीज़ मैं ऑलरेडी एक बार आपको बता चुका हूँ समझाने के लिए ऑपरेटर में।
अगर ऑपरेटर आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे चीज़ ऑलरेडी एक बार आपको समझा चुका था ये चीज़ ऑपरेटर वाले में, ठीक। लेकिन वहाँ कहा था कि समझने के लिए आपको है, ठीक। अगर आज भी आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, क्लियर। और मैं तो कहूँगा आप नोट करिएगा जरूर, ठीक। देखिए इन 1926 में श्रोडिंगर डिस्कवर एन इक्वेशन फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ मैटर वेव, ठीक। एक्सपेरिमेंटली डेविसन जर्मन ने वेरीफाई किया, तो इनको पच नहीं रहा था, इन्होंने कहा नहीं हम उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, हम बताएंगे कुछ वेव का इक्वेशन क्या होगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, डिस्कवर कर दिया कि जब वेव प्रोपोगेट हो रही है, जब पार्टिकल चल रहा है मूव कर रहा है तो उसके साथ वेव होगी, तो वो भी उसके साथ एसोसिएट है। जब पार्टिकल चल रहा है तो वेव भी चलेगी, वेव के चलने को ही क्या कहते हैं, प्रोपोगेशन कहते हैं। तो प्रोपोगेशन ऑफ मैटर वेव, अब मैटर के साथ वेव एसोसिएट है तो इसको क्या कहेंगे, मैटर वेव कहेंगे, ठीक। तो उसके कहा इन्होंने 1926 उन्होंने क्या दे दिया, उस मैटर वेव के प्रोपोगेशन के लिए एक इक्वेशन दे दिया, ठीक। He proposed that the group of wave associated with freely moving particle can be represented by a mathematical function। उन्होंने कहा कि जो ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट हो रही है फ्रीली मूविंग पार्टिकल के साथ, उसको हम एक मैथमेटिकल फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको मैथमेटिकली हम बता सकते हैं। और जैसे ही मैथमेटिकल जो वेव एसोसिएट है एक्सपेरिमेंटली तो उन्होंने बता दिया वेव एसोसिएट है, लेकिन इक्वेशन बताया नहीं। तो श्रोडिंगर साहब ने जैसे इक्वेशन बता दिया, तो आपको जैसे इक्वेशन के बारे में नॉलेज होगा, आप वेव के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आप उस पार्टिकल के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बस इसी वजह से श्रोडिंगर साहब ने क्या किया, उस पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेव का मैथमेटिकल फॉर्म लिया, ताकि आप पार्टिकल के पोजिशन, पार्टिकल की एनर्जी, हर चीज़ को क्या कर सकें, बता सकें, क्लियर, ओके। अब देखिए मैथमेटिकल फंक्शन एंड इज कॉल्ड वेव फंक्शन, और जो मैथमेटिकल फंक्शन था जिसमें रिप्रेजेंट किया जा रहा था उसको क्या कहेंगे, वेव फंक्शन कहेंगे। एंड इट इज डिनोटेड बाय साइन, ये क्या है, साईं बाबा से इनको रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, साईं से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये शंकर जी का त्रिशूल है एक तरीके से। अब देखिए यहाँ पे ये जब त्रिशूल शंकर जी क्वांटम मैकेनिज्म आया तो एकदम रिवोल्यूशन ला दिया। अब क्या लिखेंगे, द वेव फंक्शन फॉर अ फ्रीली मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाई, उन्होंने एक वेव फंक्शन दे दिया फ्रीली मूविंग पार्टिकल के, और वो कुछ ऐसा था, ठीक। अब यहाँ मैं अपने बातों को रोकूंगा और थोड़ा आपको बीएससी फर्स्ट से मिले चलूँगा, और फिर वहाँ से निकालने का कोशिश करूँगा कि कैसे ये इक्वेशन आया है, क्लियर। देखिए बीएससी फर्स्ट से में आप पढ़े हैं कि जब कोई वेव है तो उसके इक्वेशन को कुछ ऐसे दिया जाता है, कैसे दिया जाता था, y इज इक्वल टू ए कास या साइन जो भी यूज करिए, ए कास ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसे दिया जाता था, ठीक। सिंपली हम मान लीजिए एक रस्सी में जो वेव प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम ऐसे लिखते थे, y इज इक्वल टू ए कास ओमेगा टी माइनस के एक्स। इंटर याद करिए या अपना बीएससी फर्स्ट सेम का वेव मोशन वाला चैप्टर याद करिए, कुछ ऐसा आप पढ़े हैं, क्लियर चीज़। अब देखिए ये क्या है, एम्पलीट्यूड है वेव का, और ये क्या है, फेज है। मतलब अगर हमको फेज और एम्पलीट्यूड पता हो तो हम किसी वेव को लिख सकते हैं, किसी मैटर, मतलब ऐसे समझिए कोई वेव को अगर हम लोग कम्प्लीटली डिफाइन करना हो तो उसका एम्पलीट्यूड और फेज अगर पता हो तो हम एक वेव बना सकते हैं, ठीक। यहाँ कास का वैल्यू रखते जाइए, एम्पलीट्यूड क्या वैल्यू रखते जाइए, वेव बन जाएगा। आपके सर लोग बनाना भी सिखाएंगे कैसे वेव बनता है, क्लियर है चीज़। तो अब देखिए ये तो वेव था। अब अगर हम क्या करें, इसी में अगर सोचें एक इमेजिनरी पार्ट भी इसका अगर ऐड करना चाहें या घटाना चाहें, मान लीजिए हम ऐसे लिख दिए, इसको क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे लिख दे रहे हैं, माइनस आई साइन माइनस आई, यहाँ क्या कर रहे हैं, एक इमेजिनरी पार्ट ऐड कर दे रहे हैं, माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक। ये क्या है, एक इमेजिनरी पार्ट है, ठीक। ये रियल पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक। वास्तव में होता नहीं है, बस कैसे ही आया था उस चीज़ को मैं आपको अप्रोच करा रहा हूँ, उस चीज़ पर ले चल रहा हूँ, इस वजह से चीज़ ऐड कर रहा हूँ। ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, इससे कोई सा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जब हम वेव कंसिडर करते थे तो हम बस रियल पार्ट लेते थे। इज इट क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जब y इक्वल टू हम क्या करें, ए को अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, कास ओमेगा टी माइनस के एक्स, कास ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस आई साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्लियर, एग्री और नॉट। ये देखिए इससे आप एग्री हैं, ये कॉमन लिए तो ये चीज़ मिल गया, ओके। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको थीटा कहें तो क्या होगा, कास थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ई के पावर माइनस आयोटा थीटा। तो माइनस आई और थीटा का वैल्यू क्या है, ये ओमेगा टी
माइनस के एक्स है, क्योंकि आप पढ़े हैं ई के पावर माइनस आयोटा थीटा जो होता है वो कास थीटा माइनस आई साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक, तो अगर थीटा से इसको कंपेयर करें तो क्या होगा, ई के पावर इस वेव फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं जो रस्सी में प्रोड्यूस हो रहा है, वाई इक्वल टू ए ई के पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एस लिख सकते हैं। ठीक, तो ये तो देखिए क्या हो गया, जो वेव है रस्सी में उसका इक्वेशन होगा। मतलब अगर कोई कहे कि वेव का एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है तो आप आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पे जो वेव का एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई बाई टाइम पीरियड। कोई कहे प्रोपोगेशन वेक्टर क्या है वेव का, तो आप कह देंगे के इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा। लेमडा क्या है, एक वेव की लंबाई। ठीक, चाहे आप ये लेमडा क्या वेवलेंथ होता है, मतलब एक वेव कितना लंबा वेव है उसका लंबाई, और कितने टाइम में अपने आपको रिपीट कर रहा है वो क्या टाइम पीरियड। क्लियर, तो ये चीज़ जान रहे हैं। ये क्या है आपका वेव वेक्टर है, वेव वेक्टर है। ये क्या है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अगर आप देख रहे होंगे तो अभी भी देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या है, अलग है। दोनों इक्वेशन अलग दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे देखिए y की जगह हम क्या लिए हैं, साई आर टी लिए हैं। ठीक, ये क्या है, y नहीं यूज किया, यहाँ पे साई आर टी यूज किया है, क्योंकि उन्होंने श्रोडिंगर साहब ने एक वेव फंक्शन साई आर टी डिफाइन किया। साई आर टी क्या किया था, वहाँ पे बताया था, डिफाइन किया था और बताया था कि ये जो वेव फंक्शन होगा ये क्या होगा, पीरियाडिक होगा। मतलब समय के साथ साथ क्या करेगा, एक निश्चित समय बाद ये क्या करेगा, अपने सेम पोजीशन को रिपीट करेगा। एक निश्चित टाइम इंटरवल बाद क्या करेगा, अपने सेम कंडीशन। जैसे आप समझिए ये क्या है, वेव है। ठीक, ऐसे एक वेव है, ये क्या हो रहा है, यहाँ से लेकर टी टाइम ले रहा है, तो फिर क्या करेगा, अगले टी टाइम बाद अगर ये रिपीट कर दे रहा है इससे अपने आप को, तो क्या हो गया, इसका मतलब टाइम पीरियड क्या हो, टी हुआ, क्योंकि हर एक टी टाइम बाद अपने ये एक्चुअल जो कंडीशन है इसको क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो उन्होंने क्या लिया, साइन को बताया पीरियाडिक फंक्शन होगा। ठीक, अब यहाँ देखिए आर भी लिखे हैं, टी भी लिखे हैं। ठीक, ये जो इसकी पीरियाडिसिटी है ये स्पेस में भी हो सकती है और टाइम में भी हो सकती है। जैसे अगर पानी में आप क्या कर रहे हैं, कोई कंकड़ फेंक रहे हैं, तो क्या होगा, अगर केवल एक पॉइंट पर बैठ जाइए तो क्या एक पॉइंट पर मतलब फोकस करिए, क्या होगा, ऐसे आपका जो पानी है, जो वाटर है, क्या करेगा, ऊपर नीचे ऐसे उससे क्या होगा, वाइब्रेट करेगा। तो ये क्या है, टाइम के साथ क्या हो रहा है, उसका पीरियाडिसिटी है। ये क्या है, टाइम के साथ पीरियाडिसिटी है। और वहीं जब वेव प्रोपोगेट होकर आगे जा रहा है तो कुछ देर बाद आप देखेंगे क्या होगा, कुछ टाइम बाद, मतलब जिस पॉइंट पे कंकड़ डाले थे वहाँ से जब आगे कुछ दूर देखेंगे तो क्या होगा, फिर वहाँ पे जैसे जहाँ कंकड़ फेंके तो वहाँ वेव बना, वैसे आगे भी क्या होगा, वेव बनता हुआ नजर आएगा। तो उसको क्या कहते हैं, स्पेस के साथ वो क्या है, स्पेस की पीरियाडिसिटी है। मतलब स्पेस में क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। और ये क्या कर रहा था, जिस पॉइंट पे बैठे थे ये क्या कर रहा था, टाइम पर रिपीट कर रहा था। मतलब ये टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी पीरियाडिसिटी थी और वो स्पेस के रिस्पेक्ट में उसकी पीरियाडिसिटी थी। इस वजह से श्रोडिंगर साहब ने कहा कि जो ये वेव फंक्शन होगा ये पोजिशन और टाइम दोनों का फंक्शन होगा। स्पेस में रिपीट कर रहा है। जब एक्सपेरिमेंटली देखिएगा, किसी तालाब में फेंकिएगा, जब फेंकेंगे तो क्या होगा, ऐसे वेव बनता हो जाएगा, डिस्टर्बेंस क्या होगा, प्रोपोगेट होगा। तो अगर एक पॉइंट पे बात करें, टाइम के साथ अपने आप को रिपीट करेगा। इसका ना वो टाइम के साथ भी क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। और कुछ दूर बाद देखेंगे तो अपने पोजीशन को भी क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो कुछ दूर जब देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, जहाँ कंकड़ फेंके तो उससे कुछ दूर देख रहे हैं, तो जब पोजीशन को रिपीट कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे, स्पेस में क्या है, पीरियाडिक है। और जो टाइम के साथ रिपीट कर रहा है वो क्या है, टाइम के साथ पीरियाडिक है। तो इसी वजह से साइन को क्या लिखा गया है, आर टी लिखा गया है। इज इट क्लियर, यहाँ तक डाउट खत्म। अब इस पे मुद्दा आता है क्यों ऐसा लिखा गया। ठीक, ये तो देखिए वेव था, ये क्या है, एक वेव है जो रस्सी में प्रोड्यूस हो रहा था। ये क्या है, एक वेव है जो रस्सी में प्रोड्यूस हो रहा था। और ये ओमेगा के, ये सब वेव के बेसिक पैरामीटर हैं। ये वेव क्या है, ये जो वेव है ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्रोपोगेट हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है। ये क्या टाइम है, किस टाइम पर क्या उसका वेव का वैल्यू हुआ वो है। ठीक, तो ये तो रस्सी में प्रोड्यूस होने वाला वेव है, तो वेव का बेसिक पैरामीटर होता है ओमेगा के, ये सब। लेकिन ये जो वेव है ये तो पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव है। ये कौन सा वेव है, मैटर वेव है, पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव है। तो जब पार्टिकल के एसोसिएटेड वेव है तो अब इस वेव में हमको जानकारी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, पार्टिकल से एसोसिएटेड पैरामीटर रखना पड़ेगा। और पार्टिकल से एसोसिएटेड पैरामीटर क्या होगा, उसका मोमेंटम क्या होगा पार्टिकल का, उसका एनर्जी क्या होगा, ये सब होगा।
बात समझ रहे हैं। इसमें तो अगर जनरल वेव अगर है तो आप ओमेगा के है तो इस वेव को डिफाइन कर ले जाएंगे, लेकिन अगर ये मैटर वेव है, पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेव है, तो उसको डिफाइन करने के लिए हमको पार्टिकल से एसोसिएटेड पैरामीटर लिखना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन आप लिख के चल जाए पार्टिकल मैटर वेव के लिए और कोई कह दे कि पार्टिकल का मोमेंटम क्या है तो हालत ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे कोई कह दे कि पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है तो वेलोसिटी तो यहाँ से मान लीजिए कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मोमेंटम क्या है, एनर्जी क्या है, तो यहाँ से हालत ख़राब हो जाएगा, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि वो पैरामीटर इसमें नहीं है। जब पार्टिकल मूव करेगा तो कोई पूछ सकता है अगला ना, श्रोडिंगर साहब से कोई पूछ सकता है ना, आप वेव दे दिए हैं, ये वेव मान लीजिए श्रोडिंगर साहब अगर देते तो ये कहता आप वेव दे दिए, ठीक है मोमेंटम तो कैलकुलेट कर दिखा दीजिए, मोमेंटम थोड़ा कैलकुलेट कर दिखाइए। परेशानी में पढ़ते कि नहीं पढ़ते। इस वजह से उन्होंने क्या किया, जो पैरामीटर था उसको पार्टिकल से एसोसिएटेड पैरामीटर को वेव में रखा, और पार्टिकल से एसोसिएटेड पैरामीटर क्या, मोमेंटम, एनर्जी, इन सबको रखा, तब जाके एक नया वेव बना, इसके जगह ये वेव बना। क्लियर। अब मुद्दा क्या है, इसी से वो वेव बनाए थे। कैसे इससे ये वेव बना, क्यों बनाए, क्योंकि कोई अगर पूछता कि पोजीशन क्या है, सॉरी कोई पूछता कि मोमेंटम क्या है, एनर्जी क्या है, तो बताने में उनको दिक्कत होता। पोजीशन तो इसमें था ही, एक्स तो था ही, लेकिन ये बताने में दिक्कत होता ना। तो इस वजह से वो क्या किए, डायरेक्ट जो मैटर वेव दिए उसमें पार्टिकल से रिलेटेड पैरामीटर को डाल दिए, मतलब पोजीशन, एनर्जी को डालकर डायरेक्ट एक नया वेव बना कर दे दिए, और इसी क्या कहते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। ठीक। अब कैसे ये बना होगा इक्वेशन, ये वेव इक्वेशन कैसे बना, वो इसी से बना, वो इसी से बनाए। कैसे बनाए देखिए, समझिएगा, थोड़ा 2-4 मिनट एक्स्ट्रा आपको जरूर ले रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपन टी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू लीनियर फ्रिक्वेंसी लिख सकते हैं। अब देखिए आप पढ़े हैं ई इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है, एनर्जी ये पढ़े ना, ई इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है, इसका मतलब न्यू इक्वल टू क्या होगा, ई बाई एच होगा, न्यू इक्वल टू क्या होगा, ई बाई एच होगा। तो यहाँ से अगर इसका वैल्यू पुट करें तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई एच, और ई के जगह क्या हो जाएगा, म्यू के जगह क्या हो जाएगा, ई बाई एच होगा, तो एच लिख दिया, यहाँ ई बचेगा। क्लियर। तो इसका मतलब ओमेगा की जगह ये वैल्यू आ रहा है। ठीक। और एक चीज़ आप और पढ़े हैं कि एच कट इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपन 2 पाई होता है, तो 2 पाई अपान एच क्या हो जाएगा, 1 अपान एच कट हो जाएगा, होगा ना। 2 पाई अपान एच क्या हो जाएगा, 1 अपान एच कट, इसका मतलब 2 पाई एच जो होगा ये क्या हो जाएगा, ई बाई एच कट के बराबर हो जाएगा। क्लियर। तो इसका मतलब क्या करेंगे, ओमेगा की जगह क्या रखेंगे, ई बाई एच कट रखेंगे। ठीक। तो ओमेगा की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे ई बाई एच कट रखेंगे, ये चीज़ क्लियर, क्या रखेंगे, ई बाई एच कट रखेंगे। क्लियर है चीज़। अब देखिए दूसरा पैरामीटर, ये के इक्वल टू क्या है, 2 पाई बाई लेमडा, के इक्वल टू क्या है, 2 पाई बाई लेमडा है, और डी ब्रागली साहब के हाइपोथेसिस से आपको पता है कि लेमडा इक्वल टू एच अपान पी होता है, क्योंकि हमको एनर्जी और मोमेंटम पार्टिकल के पैरामीटर में जाना है ना, तो इसी की हेल्प से जाएंगे। ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू एच बाई पी रखेंगे, तो के इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई, और देखिए लेमडा नीचे है तो 1 बाई लेमडा इक्वल टू क्या होगा, पी बाई एच हो जाएगा। अब फिर देखिए 2 पाई एच आया है तो 2 पाई एच 1 बाई एच कट के बराबर होगा, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई एच कट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे के की जगह क्या हो जाएगा, पी बाई एच कट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए एच कट को बाहर ले लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ए ई के पावर माइनस, ए ई के पावर क्या हो गया, माइनस एच कट, और इधर क्या हो जाएगा आपका ई टी, और माइनस क्या हो गया, पी एक्स, ई टी माइनस पी एक्स। क्लियर। अब अगर ये माइनस बाहर ले लें तो क्या हो जाएगा, ए ई के पावर आई बाई एच कट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस पॉजिटिव एक्स एक्सिस निगेटिव एक्स एक्सिस का डायमेंशन बताता है। ठीक। तो यहाँ से अगर इसको ले लें तो क्या हो जाएगा, ई टी माइनस पी एक्स हो गया, तो इसको अगर आगे ले लें तो माइनस यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो पी एक्स माइनस ई टी हो गया। तो देखिए क्या ये इक्वेशन नहीं बन गया, ये क्वेश्चन नहीं बन गया। यहाँ देखिए एक्स यूज़ किए हैं, एक सिंगल डायमेंशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आर यूज़ किए हैं। ठीक। इस आर में क्या होगा, हम वेव जो डिराइव करेंगे वो जनरल डिराइव करेंगे, 3D के लिए डिराइव करेंगे, मतलब सबसे कठिन केस जो है उसको डिराइव कर देंगे और आसान वाला आपको बता देंगे, आप वहाँ से बना लेंगे वेव। ठीक। तो यहाँ पे आर हम यूज़ कर रहे हैं एक्स का। ठीक। तो कोई बात नहीं, यूज कर सकते हैं। ठीक। तो ये आर हो गया, और ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर लिख दिए हैं। देखिए मिल रहा है यहाँ से पी आर माइनस ई टी है, देखिए एनर्जी, और एट क्या होगा, टाइम हो गया। तो इस तरीके से देखिए श्रोडिंगर ने एक मैथमेटिकल इक्वेशन बना लिया उस मैटर वेव के लिए।
क्यों पी और ई के टर्म बताया। अब कोई इनसे पूछेगा ठीक है आप कह रहे हैं वेव पार्टिकल साथ लगा हुआ था, नहीं बता दीजिए पार्टिकल का पोजीशन क्या, पार्टिकल का मोमेंटम क्या है। तुरंत इसमें देखिए मोमेंटम दिया हुआ, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पार्टिकल की एनर्जी क्या है, आप एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर ऐसा रहता आप क्या बता पाते, सोचना पड़ता, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा। डायरेक्ट उन्होंने कैलकुलेशन करके रिजल्ट वाला ही इक्वेशन दे दिया। क्लियर। देखिए ए ई के पावर आई स्क्वायर बी एक्स माइनस ए टी, और उन्होंने वेव फंक्शन को साइन से डिफाइन किया, इस वजह से बाई की जगह साइन आर टी ले लिए। ये देखिए पोजीशन का ही फंक्शन है, टाइम का मतलब स्पेस में भी पीरियाडिक है और टाइम के साथ भी क्या है, पीरियाडिक है। क्लियर। इसको क्या मान ले रहे हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले रहे हैं। ठीक। अभी साफ साफ इसको ऊपर लिखेंगे, काफ़ी इसमें इधर उधर लिख दिए हैं। ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो आर है ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल है, पी क्या है, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल है, ई क्या है, एनर्जी है, टी क्या है, टाइम है, और ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। और इस तरीके से उन्होंने मैटर वेव को एक वेव इक्वेशन के फॉर्म में क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। और ये क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है फॉर मैटर वेव। क्लियर। अब इसी के बिहार पे हम लोग टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन को नेक्स्ट सेशन के अंदर पढ़ेंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कहाँ से ये वेव इक्वेशन लिखा जाता है, वो कुछ इसी तरीके यहीं से ले आकर लिखा जाता है। क्लियर है चीज़। ओके ओके स्टूडेंट, अब देखिए हम लोग को टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन की तरफ बढ़ना है। तो इक्वेशन फर्स्ट हम लोग देख लिए थे कहाँ से आया था, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ पूरा आ रहा है कि नहीं कैमरे में। ओके एवरीथिंग इज फाइन। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसके नीचे हम लोग इसके बारे में लिखे थे, वहाँ तक आप लिख लिए होंगे। इसको इक्वेशन मैं नहीं बनवाया था, इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिएगा। ठीक, बना लिए। अब देखिए आगे क्या लिखना है, अब दोबारा मत लिखिएगा, इसके नीचे जो पैरामीटर लिखे थे उसके नीचे से ये लाइन लिखिएगा। अब हमको टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन निकालना है, तो इसका टाइम के साथ क्या करेंगे, एक डेरिवेटिव लेंगे। तो टाइम के साथ जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डेल साइन ओवर डेल साइन आर टी ओवर डेल टी हो गया। ये आर टी आप चाहें हटा भी सकते हैं, ये अंडरस्टूड है कि आर क्या है, पोजीशन के साथ इसका क्या है, पीरियडिसिटी है, और टाइम के साथ पीरियडिसिटी है। जैसे वेव बताया ना, वाटर वेव जो है, तो क्या हो रहा है आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये 2 पॉइंट है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, जो तालाब उसमें कंकड़ फेंक रहे हैं, तो ये अगर इसको x = 0 माने तो यहाँ पे जैसा इसका प्रोपोगेशन होगा, कुछ टाइम बाद क्या होगा, यहाँ पे उसका प्रोपोगेशन होगा। मतलब x का वैल्यू बदल रहा है तब भी क्या हो रहा है, उसका प्रोपोगेशन क्या है, रिपीट करा आपने। जो ये डिस्टर्बेंस था उसको क्या कर रहा है, यहाँ पे रिपीट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, स्पेस में क्या है, उसका पीरियडिसिटी है। और इस पॉइंट पे देखेंगे तो कैसे होगा, ऐसे से वेव ऊपर नीचे होगा, मतलब टाइम के साथ भी क्या कर रहा है, वो अपने डिस्टर्बेंस को रिपीट कर रहा है। मतलब सेम डिस्टर्बेंस को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। जैसा डिस्टर्बेंस था वैसा एक निश्चित टाइम बाद फिर वो डिस्टर्बेंस क्या करता है, रिपीट कर रहा है। तो टाइम के साथ भी है और स्पेस में चल रहा है तब भी क्या हो रहा है, पीरियडिसिटी उसकी है, मतलब स्पेस के साथ भी पीरियडिसिटी है। इसका मतलब साइन क्या है, आर और टी का फंक्शन होगा। हम 3 डायमेंशनल वेव को डिराइव करने चल रहे हैं, इस वजह से आर लिए हैं। अगर आपसे 1 डायमेंशनल वेव पूछेगा तो आपको आर की जगह एक्स लेना है और तब प्रॉब्लम एकदम आसान हो जाएगा। लेकिन मेरा कोशिश है कि जो टफेस्ट प्रॉब्लम है वो मैं कराऊं और जो सिंपलेस्ट प्रॉब्लम है आपको असाइनमेंट दे दूं। ठीक। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट किए, ये ई के पावर समथिंग लिखा हुआ है, तो ए कांस्टेंट है, एज इट इज लिख दिए। ई के पावर एक्स का क्या होता है, ई के पावर एक्स लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ तो क्या है, जैसे ई के पावर ए एक्स रहता है, ई के पावर एक्स, अगर इसको ई के पावर ए एक्स माने तो ई के पावर ए एक्स लिखा जाएगा। लेकिन अब इसका डिफरेंशिएशन करना है कि एक्स के साथ जो वैल्यू लगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब इस पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये देखिए क्या, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा, इसमें टी का कोई फंक्शन नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक, और जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ये नीचे आता है उतर के, जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसके साथ यहाँ नीचे मल्टीप्लाई होता है, तो इस नीचे आएगा तो टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, माइनस ई बचा, और ये माइनस ई इसके साथ मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा, तो माइनस आयोटा ई अपान एच कट हो गया। क्लियर है चीज़। अब देखिए इसको हम आगे लिख लिए और ये हूबहू वैसा ही है जैसा इक्वेशन फर्स्ट है, तो मतलब इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन बाबा के साथ आर टी लगा कर लिख लिए, साइन आर टी हो गया। क्लियर। अब देखिए क्या किए हैं, एनर्जी को, जो ये एनर्जी था यहाँ पे, ठीक, ई साइन आर टी को एक साथ इस तरह लेफ्ट हैंड साइड में रख लिए हैं, तो बाकी जो वैल्यू होगा, एच कट इधर चला गया, आई नीचे आ गया, माइनस इसके साथ आ गया, तो माइनस एच कट अपान आई, और इसके साथ क्या हो गया, डेल साइन आर टी ओवर डेल टी हो गया। आपको मन करे तो आर टी हटा दीजिए, वो अंडरस्टूड है, यहाँ हम लोग बता चुके हैं कि ये क्या है, स्पेस और टाइम के साथ क्या है, पीरियाडिक है। ठीक, क्योंकि स्पेस में भी हमने आपको रिपीट कर रहा है और टाइम के साथ भी हमने आपको क्या कर रहा है, वेव रिपीट कर रहा है। ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये चीज़ हो गया। अब देखिए नॉर्मली हम लोग आयोटा को ऊपर रखना चाहते हैं, नॉर्मली आयोटा को ऊपर रखा जाता है, वो सही होता है, देखने में भी अच्छा है, और वैसा एक आप कहिए कि प्रथा है, आयोटा को हमेशा ऊपर रखा जाता है।
ठीक, आप नीचे रखेंगे तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो प्रथा चल रही है, जो कस्टमरी आ रही है, उसको मैं फॉलो करना चाहता हूँ। तो नीचे ऊपर क्या किया हूँ, आई से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। तब नीचे जब आई से आई का मिलन होगा तो -1 निकलेगा और ऊपर आई बचा रहेगा। तो ये -1 इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आई बच जाएगा। ठीक, और ये फंक्शन बच गया। इसको कर दिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, क्योंकि यही सब क्या है, इक्वेशन यूनिट 4 के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या किए, एक चीज़ आपको पता है कि जो मोमेंटम वेक्टर है ये क्या है, इसमें x कंपोनेंट, जब 3 डायमेंशनल केस की बात कर रहे हैं तो मोमेंटम का x कंपोनेंट भी होगा जिसको i कैप के साथ लिखेंगे, मोमेंटम का y कंपोनेंट भी होगा जिसको j कैप के साथ लिखेंगे, मोमेंटम का k कंपोनेंट भी होगा, मतलब z कंपोनेंट भी होगा जिसको k कैप के साथ लिखेंगे। ये सब क्या है, यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग x y z एक्सिस। ये देखिए क्या पोजीशन वेक्टर है, तो इसका भी क्या होगा, 3D में बात कर रहे हैं तो तीनों कंपोनेंट आएंगे, x i कैप, y j कैप, z k कैप। बता रहा है कि i कैप में इसका x वैल्यू है, मतलब x डायरेक्शन में x वैल्यू है इसका, j कैप किसके अलॉन्ग होता है, y एक्सिस के अलॉन्ग होता है, तो मतलब y एक्सिस के अलॉन्ग इसका y वैल्यू है, और k कैप किसके अलॉन्ग होता है, z एक्सिस के अलॉन्ग होता है, मतलब z डायरेक्शन में इसका z वैल्यू है। ठीक, अब इन दोनों का देखिए क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट लिया गया, डॉट प्रोडक्ट है, तो ये क्या हो गया, इसका डॉट प्रोडक्ट हो गया। तो जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई कैप का आई के साथ 1, जे कैप का जे के साथ 1, के कैप का के कैप के साथ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बाकी आई का जे के साथ, जे का आई के साथ, जे का के साथ, के का जे के साथ, ये सब वैल्यू 0 हो जाएगा, ये आपको पता ही है। तो ये वैल्यू निकल गया। अब इस वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे रहे हैं। तो जैसे आप इक्वेशन 1 में इसको पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 टेक्स द फॉर्म एज गिवन इन इक्वेशन 3, ये ऐसा फॉर्म ले लेगा, इसके जगह ये वैल्यू आ जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमको इसको बारी बारी से x y z के रिस्पेक्ट में दो बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे देखिए x y दिख नहीं रहा था, यहाँ पर x y दिख नहीं रहा था, इस वजह से हम लोग क्या किए, इसके वैल्यू को पुट कर करके और इसको x y z के टर्म में लिख लिए। अब जब x y z का टर्म दिखने लगा है तो इसको क्या करेंगे, आसानी से x y z के टर्म में क्या कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक, तो अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को डिफ्रेंशिएट करने। ठीक, इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, आप इक्वेशन नोट करते हो चलिएगा, मौका देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब देखिए जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको भी हटा दे रहा हूँ। ठीक, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा। अब चल रहे हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, जब पहले किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, डेल साइन ओवर डेल x हो गया। ठीक, आपको मन करे तो RT लगाइए चाहे ना लगाइए, वो अंडरस्टूड है। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a क्या है, कांस्टेंट है, a को एज इट इज लिख लिए, e के पावर कुछ भी रहता है तो उसको एज इट इज छाप लेते हैं, e के पावर i एच कट, यहाँ पे x px प्लस y py प्लस z pz माइनस e t, ये हो गया। अब इसके अंदर का होगा, जो इसका पावर वो डिफ्रेंशिएट होगा, तो जो डिफ्रेंशिएट होगा तो इसमें कोई x नहीं है, इसमें x नहीं है, इसमें x नहीं है, ये भी लड्डू, ये भी लड्डू और ये भी लड्डू हो गया। इधर क्या है, x px है, तो ये x px है, तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और px बच जाएगा, तो मतलब i अपान h कट और px क्या होगा, बच जाएगा, i अपान h कट और px क्या होगा, बच जाएगा, ये वैल्यू बच जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, डेल साइन RT ओवर डेल x, ये क्या हो जाएगा, i px अपान h कट, और ये क्या हो गया, a e के पावर i अपान h कट x px y py z pz माइनस et। ये सब तो आपके लिए खिलवाड़ होगा क्योंकि मैथ के स्टूडेंट हैं आप। अब क्या करें, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग above इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x कामा वी गेट, क्या मिलेगा, अब ये 2 पावर हो जाएगा इसका, तो कर्ली का चाहे डेल। ठीक, ये क्या हो गया, कर्ली टू साइन ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर हो गया। अब इधर क्या हो गया, i px अपान h कट, ये वैल्यू हुआ। ठीक, अब ये वैल्यू क्या, a कांस्टेंट है, a को भी लिख लेंगे, बाकी e के पावर जो भी है वो क्या होगा, मिल जाएगा। तो e के पावर i h कट x px, एक एक स्टेप मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन आपको कोई डाउट ना हो इस वजह से एक एक स्टेप फॉलो कर रहा हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ क्या होगा,
फिर जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर सिमिलर ऐसे होगा, ये चीज़ बाहर निकल जाएगा क्योंकि इसमें नहीं एक्स है, इसमें एक्स नहीं है, इसमें एक्स नहीं, तो ये सब क्या होंगे, जीरो होंगे। बस इसमें एक्स है तो इसके साथ फिर क्या निकलेगा, आई पी एक्स अपान एच कट निकलेगा। तो इसका मतलब 2 बार ये वैल्यू आ गया, तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं ना। एक वैल्यू यहाँ पे आएगा तो उसको मैं मल्टीप्लाई करने के बजाय यहाँ डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया, क्योंकि आई पी एक्स अपान एच कट निकलेगा और रेस्ट ऑफ द टर्म विल बी जीरो। तो यहाँ से क्या हो गया, कर्ली टू साइन ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर या डेल टू साइन ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, आई पी एक्स अपान एच कट स्क्वायर। और यहाँ देखिए ये जो पूरा है हूबहू वही है जो यहाँ इक्वेशन 3 में लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये किसके बराबर है, साई बाबा आर टी के बराबर है। ये क्या हो गया, साई आर टी। क्लियर, इसको कह दिए इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन आप देखते रहिएगा, हो सकता है मुझसे कहीं नंबरिंग में दिक्कत होता हो तो उसको आप सही कर लिया करिए, क्योंकि बोर्ड छोटा, इरेज करते हैं इक्वेशन नंबर ही भूल जाता है। अब यहाँ देखिए सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली अगर y के रिस्पेक्ट में इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे y हो जाएगा। कहाँ x था, बस यहाँ x था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, पी वाई हो जाएगा और ये साइन आर टी हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 5। और इसी तरीके से डेल टू साइन ओवर डेल जेड स्क्वायर या कर्ली टू साइन ओवर कर्ली जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऐसे जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कर्ली टू साइन ओवर कर्ली वाई स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा, आई पी जेड अपान एच कट का होल स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, साइन आर टी। क्लियर। अब तीनों इक्वेशन को, इक्वेशन 4, 5, 6 को क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे। ठीक, इक्वेशन 4, 5, 6 को क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे। ओके, मौका देख के स्क्रीनशॉट लेते चलिए या साथ में नोट्स बनाते हो चलिए। साथ में नोट्स बनाएंगे तो उससे ज़्यादा चीज़ समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बनाएंगे तो उससे चीज़ें थोड़ा कम समझ में आएंगी, ये होता है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, नाउ एडिंग इक्वेशन 4, 5, 6 कामा वी हैव, क्या मिलेगा, जो लेफ्ट हैंड साइड होगा कुछ ऐसे होगा, आर टी अपान एक्स स्क्वायर, फिर साइन डेल टू साइन आर टी या कर्ली टू साइन आर टी अपान कर्ली वाई स्क्वायर। ठीक, अगर इसको आप कर्ली कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेटर है, क्योंकि इसको भी डेल टू कहा जाता है ना, तो दोनों में अंतर करने के लिए इसको अगर आप कर्ली कहें तो मेरे हिसाब से बेटर है, लेकिन कुछ विद्वान इसको डेल टू भी कहते हैं, तो इस वजह से मैं भी इसको डेल टू कहता हूँ। ठीक, अदरवाइज मैं कर्ली ही कहता हूँ। आप देखे होंगे पीछे क्लासिकल मैकेनिक्स में कर्ली इसको कहते हुए आए। ठीक, कभी कभी ऐसा लैंग्वेज यूज़ करना पड़ता है, इससे आपके कॉलेज में सर लोग जो यूज़ कर रहे हो उसको ही मैं यूज़ करता हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि यूट्यूब वाले सर ये पढ़ाते हैं, कॉलेज वाले सर पढ़ाते हैं, कंफ्यूज हो जा रहे हैं। ठीक, इस वजह से हर एक लैंग्वेज मैं यूज़ करता रहता हूँ। ये क्या है, कर्ली साइन आर टी ओवर कर्ली जेड स्क्वायर। ठीक, अब तीनों का राइट हैंड साइड क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे। तो उसको ऐड करने के लिए पहले इसको उड़ा देते हैं, क्योंकि जगह नहीं है। ठीक, उड़ा दिए, गायब हो गया, जगह बन गया। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, आई पी एक्स अपान एच कट स्क्वायर होगा, आई पी एक्स अपान एच कट स्क्वायर। फिर देखिए मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, यहाँ बराबर लगा के ऐसे ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, क्योंकि तीनों में देखिए क्या है, ये वैल्यू आया है और साइन आर टी तीनों में है, साइन आर टी को कॉमन लेके बाहर कर दे रहा हूँ। ठीक, एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ। ये क्या हो गया, आई पी वाई अपान एच कट इसका स्क्वायर प्लस आई पी जेड अपान एच कट का स्क्वायर, और बाहर क्या हो जाएगा, साइन वाव के साथ आर टी हो जाएंगे। ठीक, ये हम लोग का एक इक्वेशन बन के तैयार हो गया। ओके, अब इसके आगे क्या करना है उसको मैं वीडियो पास करके लिख देता हूँ, नहीं तो पूरा अगर वीडियो ऑन करके लिखूँगा तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए क्या किए हैं, इक्वेशन 4, 5, 6 जो लास्ट सेशन में आप पाए थे, मैं इरेज कर दिया हूँ, बोर्ड छोटा है, आप काफ़ी नोट किए होंगे या स्क्रीनशॉट लिए होंगे। ठीक, उसको मैं ऐड कर दिया हूँ। जब उसको ऐड किया हूँ तो ये सब मिल गया था। ठीक,
अब इसके आगे देखिए क्या किए हैं, ये लाइन पूरा मिला था। अब इसके आगे देखिए क्या किए हैं, यहाँ से साइन आर टी को क्या किए हैं, बाहर ले लिए हैं, तो ब्रैकेट के अंदर ये बचा। अब देखिए क्या किए, यहाँ से आई बाई एच कट स्क्वायर को कॉमन ले लिए, तो इसमें क्या बचेगा, पी एक्स स्क्वायर, पी वाई स्क्वायर, पी जेड स्क्वायर और क्या होगा, साइन आर टी, इतना चीज़ बचा। अब देखिए ये जो वैल्यू होता है इसको डेल स्क्वायर लिख सकते हैं साइन आर टी, जहाँ पे ये वैल्यू क्या होता है, डेल स्क्वायर के बराबर होता है। देखिए लिखे है ना, ये देखिए लिखेंगे वेयर ये जो पूरा वैल्यू होगा, ये जो पूरा वैल्यू होगा डेल स्क्वायर के बराबर होता है, और इसको क्या कहते हैं, लाप्लासियन ऑपरेटर करते हैं। बीएससी फर्स्ट से मैथ में पढ़े होंगे, ठीक। तो इस वैल्यू की जगह क्या रख दिए, ये रख दिए, साइन आर टी अभी भी है, आई बाई एच कट स्क्वायर अभी भी है, इसके जगह पी स्क्वायर लिख दिए। कैसे इसके जगह पी स्क्वायर लिख रहे हैं, देखिए पी इक्वल टू क्या है, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप है, ठीक। अब पी का पी के साथ अगर हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, पी का पी के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, यहाँ पे पी एक्स 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो बस आई वाला आई के साथ 1 करेगा, बाकी सब 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू बचेगा, ठीक। तो उसी चीज़ को मैं पी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया हूँ, मैग्नीट्यूड ये निकला, ये मैग्नीट्यूड को पी स्क्वायर करके लिख दिया। क्लियर चीज़, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ने इसका निकाले हैं तो पी स्क्वायर करके लिख दिए हैं, क्लियर। और ये क्या है, साइन आर टी, ये चीज़ क्लियर। अब देखिए अगर आपको मन करे तो यहाँ वेक्टर लगा लीजिए, ठीक, लेकिन वेक्टर लगाए चाहे ना लगाइए, अंडरस्टूड है कि जो मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। अब देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पे ये चीज़ लिखे हैं, ठीक, ये क्या है, ये वैल्यू। अब यहाँ पे आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाएगा और नीचे एच कट स्क्वायर, ये साइन आर टी हो गया। अब इसको पी को क्या किया, इधर भेज दिए हैं, और ये इक्वेशन क्या हो गया, ऐसे आ गया, माइनस इधर आ गया, इक्वेशन 7 बन गया, ठीक। क्यों ऐसा किए हैं आपको नेक्स्ट सेशन में पता चल जाएगा, ठीक, कि क्यों पी को इधर भेजे हैं, ओके। तो अब इसके आगे क्या करना है उसको देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके स्टूडेंट, देखिए इक्वेशन 7 के नीचे अब क्या लिखे हैं, ये जो केस हम डील कर रहे हैं फ्री पार्टिकल के डील कर रहे हैं, ठीक। फ्री पार्टिकल का केस लिए हैं, तो फ्री पार्टिकल के केस में क्या होगा, वी नो दैट फॉर अ फ्रीली मूविंग पार्टिकल, मतलब इसमें कोई अभी पार्टिकल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, उस पार्टिकल के साथ जो एसोसिएटेड वेव है उसके केस को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। तो क्या लिखे हैं, वी नो दैट फॉर फ्रीली मूविंग पार्टिकल, आपको पता है जो फ्रीली मूविंग पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो टोटल एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो लिखे हैं द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल दैट इज इक्वल टू टी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। इसका मतलब जब काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, तो यहाँ से अगर नीचे ऊपर एम से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये पी स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ई इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये आप ऐसे कर सकते हैं कि ये क्या है, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का एनर्जी है। अगर ये क्या हम माने जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसका जो स्पीड है लाइट की स्पीड से बहुत कम है, तो पार्टिकल कैसा रहेगा, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल रहेगा, और उस केस में जो एनर्जी होती है वो ऐसे निकलती है। क्लियर, तो ये निकल गया। अब क्या कर रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय साइन आर टी इन एबव इक्वेशन, इस ऊपर वाले इक्वेशन में इन एबव इक्वेशन कामा वी गेट, क्या मिलेगा हमको, अगर ऊपर वाले इक्वेशन के दोनों मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय साइन आर टी इन एबव इक्वेशन कामा वी गेट, क्या मिलेगा, इधर भी साइन आर टी आ जाएगा, इधर भी क्या होगा, साइन आर टी आ जाएगा, ठीक। अब देखिए पी स्क्वायर साइन आर टी का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल के रखे हैं, इसी वजह से हेर फेर किए थे। पी स्क्वायर साइन आर टी का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, और ई साइन आर टी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से पुट कर देंगे, तुरंत हम लोग का श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन निकल जाएगा फॉर फ्री पार्टिकल, ठीक। तो क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन कौन सा, 2 and 7, ठीक। इक्वेशन नंबर आप चेक करते रहेगा अपने हिसाब से, अगर कहीं मुझसे गलती हो जाता है तो 2 and 7 इन एबव इक्वेशन कामा वी है, क्या मिलेगा हम लोग को, लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरा वैल्यू हो जाएगा, आई एच कट, क्या होगा, आई एच कट, और क्या हो जाएगा, कर्ली साइन आर टी ओवर कर्ली टी, और ये किसके बराबर होगा, पी स्क्वायर बाई 2m। तो पी स्क्वायर की जगह क्या होगा, ये वैल्यू होगा, तो जब इधर 2m नीचे रहेगा तो माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m लिख सकते हैं, और ये क्या हो गया आपका डेल टू साइन आर टी,
ठीक, ये देखिए क्या हो गया, हम लोग को एक इक्वेशन मिल गया। ठीक, ये क्या हो रहा है, इक्वेशन हम लोग को मिल गया। इसके आगे क्या करना है देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके स्टूडेंट, देखिए इसको डिब्बा में बंद कर दिए। अब आप चाह रहे हैं, अगर चाहिए मतलब बोलने चाह रहा था, तो इसको क्या करेंगे, आर टी को हटा भी सकते हैं। अंडरस्टूड है, साइन आर टी का क्या होगा, फंक्शन होगा, पहले डिफाइन कर चुके हैं। तो ये भी आपका, ये कहिए चाहिए कहिए, ये क्या हो गया आपका टाइम डिपेंडेंट। देखिए इसमें टाइम आया ना, साइन टाइम पर डिपेंड कर रहा है ना, इस वजह से उसको क्या कहेंगे, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक, और इसको क्या लिखेंगे, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर फ्रीली मूविंग पार्टिकल इन 3 डायमेंशन। ये फ्रीली मूविंग पार्टिकल के लिए क्या हो गया, 3 डायमेंशन में टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन हो गया। ठीक, अगर कोई कहे कि एलॉन्ग एक्स एक्सिस ये इक्वेशन क्या होगा, तो कैसे लिखेंगे, अगर इसको एलॉन्ग एक्स एक्सिस लिखना हो तो क्या लिखेंगे, आई एच कट कर्ली साइन ओवर कर्ली टी। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, इसका जो वैल्यू होता है कर्ली 2 ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली 2 ओवर कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली 2 ओवर कर्ली जेड स्क्वायर। तो उसमें क्या हो जाएगा, जो इसका वैल्यू होगा कर्ली 2 ओवर कर्ली, जैसे इस डेल का वैल्यू क्या होता है, ऐसे चलिए मैं इसको एक्सपेंड करके लिख देता हूँ। ऐसे लिखा हुआ है एच कट बाई 2m। देखिए यहाँ पर माइनस रहेगा ना, ये माइनस देखिए छूट गया। एक बार मैं कन्फर्म भी इसको कर लूँ, हाँ सही है, माइनस रहेगा। ओके ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, कर्ली 2 ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली 2 ओवर कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली 2 ओवर कर्ली जेड स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। और यहाँ क्या होगा, आपका साइन आएगा। ठीक, ये साइन आएगा। अब अगर कहे कि फॉर एक्स एक्सिस लिखिए, मतलब एलॉन्ग एक्स एक्सिस, ऐसे कि श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन एलॉन्ग एक्स एक्सिस, एलॉन्ग एक्स एक्सिस लिखिए, तो क्या करेंगे, बाकी 2 कंपोनेंट 0 कर देंगे। क्या हो जाएगा, आई एच कट कर्ली साइन ओवर कर्ली टी इज इक्वल टू, माइनस देखिए फिर छूट रहा है, एच कट स्क्वायर बाई 2m, और यहाँ क्या हो जाएगा कर्ली 2 ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर, ये सब वैल्यू 0 साइंस के साथ आके सट जाएगा। ठीक, अब देखिए फिर एलॉन्ग वाई एक्सिस क्या होगा, एलॉन्ग वाई एक्सिस, तो अब क्या हो जाएगा, एक्स और जेड कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आई एच कट कर्ली साइन ओवर कर्ली टी, ये क्या हो गया माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, ये क्या हो जाएगा डेल 2 साइन ओवर डेल वाई स्क्वायर। सिमिलरली एलॉन्ग जेड एक्सिस की जब बात करेंगे, दिस कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट विल वैनिश, वी आर ओनली लेफ्ट विथ आई एच कट कर्ली साइन ओवर कर्ली टी माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, और यहाँ क्या बचेगा कर्ली 2 साइन ओवर कर्ली जेड स्क्वायर। ठीक, ये क्या हो गया, एलॉन्ग जेड एक्स, एलॉन्ग एक्स एक्सिस, एलॉन्ग वाई एक्सिस एंड एलॉन्ग जेड एक्सिस। ये क्या हो गया, फॉर फ्रीली मूविंग पार्टिकल के केस में क्या है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। ठीक, अगर पार्टिकल फ्रीली मूव नहीं कर रहा है, उसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो उस केस में श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होगा, अब उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके स्टूडेंट, पिछला केस जो हम लोग देखे थे टाइम डिपेंडेंट वाला, वो फ्री मूविंग पार्टिकल के था, मतलब उस केस में पार्टिकल के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था। या आप ऐसे कर सकते हैं कि पार्टिकल के ऊपर जो लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स था वो 0 था। लेकिन अगर हम ये माने कि पार्टिकल के ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तब क्या होगा, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, उसको अब इस केस में देखेंगे। ठीक, तो अगर फ्री मूविंग पार्टिकल के लिए नहीं पूछा है तो आपको ये केस लिखना पड़ेगा। जब तक फ्री मूविंग पार्टिकल नहीं कहेगा तब तक आपको यही लिखना पड़ेगा। तो ये केस जब पूछेगा, मतलब फ्री मूविंग पार्टिकल केस जब नहीं पूछेगा, तो आप इक्वेशन नंबर 7 के बाद ये लाइन लिखिएगा। अगर फ्री नंबर पार्टिकल पूछेगा तो जो इक्वेशन 7 के बाद लाइन लिखवाए थे उसको लिखिएगा, और वहाँ से जो इसके लास्ट सेशन में जहाँ तक कराए थे वहाँ करके छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर फ्री पार्टिकल नहीं देता है तो आपको ये करना पड़ेगा, तो इक्वेशन नंबर 7 के बाद से जो लाइन लिखे थे कि टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, उसको मत लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा और यहाँ तक लिख कर चले आइएगा। क्लियर? तो देखिए काफ़ी आसान है। क्या लिखे हैं कि लेट अस कंसीडर द मूविंग पार्टिकल इज अंडर सम एक्सटर्नल फोर्स, देयरफॉर द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज नथिंग बट द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी होगा पार्टिकल का वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, सम होगा। इज इट क्लियर? दैट इज इक्वल टू क्या होगा, टी प्लस भी होगा। ठीक, वेयर टी इज काइनेटिक एनर्जी एंड भी इज पोटेंशियल एनर्जी। जब फोर्स लग रहा है तो कुछ वर्क डन होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी वहाँ रहेगा। ठीक, तो इक्वल टू क्या हो गया, पी स्क्वायर बाई 2m प्लस भी
ये पी स्क्वायर बाई 2m कैसा है पीछे बताए थे। अब दोनों तरफ साइन से अगर मल्टीप्लाई करते हैं साइन आर टी से तो ऐसा इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन 2 से ई साइन आर टी का वैल्यू और इक्वेशन 7 में जो हम लोग ये निकाले थे पी स्क्वायर साइन आर टी का वैल्यू उसका यूज किए हैं तो ये इक्वेशन बना। अब साइन को कॉमन ले लिए तो ये इक्वेशन बन गया। ठीक, अब देखिए इस इक्वेशन में टी आया तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम एबव इक्वेशन इट इज क्लियर दैट द वेव फंक्शन साइन डिपेंड्स ऑन टी टाइम टी, देयरफॉर दिस इक्वेशन इज कॉल्ड टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक, इस वजह से ये इक्वेशन क्या कहलाएगा, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाएगा। ठीक, और अगर कोई कहे फ्री पार्टिकल के लिए क्या होगा टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन तो भी 0 कर दीजिए, देखिए पिछला जो इक्वेशन आएगा वो सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक, इसी से वो बना है, यहाँ भी इक्वल टू 0 कर देंगे तो वो बन जाएगा। ठीक, लेकिन मैं अलग अलग केस निकलवा दिया हूँ ताकि एग्जाम में अलग अलग केस अगर पूछे तो आप उसको सेपरेटली मैं लिखवाएं इस वजह से ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप लिख के चले आएँ। क्लियर है चीज़। अब इसको देखेंगे एलांग जेड एक्सिस, एलांग एक्स एक्सिस, एलांग वाई एक्सिस क्या होगा, और फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके सिलेबस में उसको देखेंगे और फिर वीडियो को फिनिश कर देंगे। ओके स्टूडेंट, अगर आपको मन करेगा तो इसको आप डिराइव करिएगा। मैं हर एक एक्सिस के एलांग क्या किया हूँ, अलग अलग इंडिविजुअली लिख दिया हूँ श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। ठीक, तो देखिए स्टार बना के लिख दिए हैं, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इन 1 डायमेंशन इज गिवन बाई, इसके 3 फॉर्म होंगे जैसे पीछे अभी फ्री पार्टिकल केस में एक्सपेंड किया था, कर्ली 2 ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली 2 ओवर कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली 2 ओवर कर्ली जेड स्क्वायर। तो जब एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो वाई और जेड कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कर्ली 2 ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर, तो साइन से इसका मल्टीप्लाई कर दिए हैं और यहाँ पे भी साइन लिख दिए हैं एलांग एक्स एक्सिस। या अगर आपको यहाँ से कन्फ्यूजन लग रहा हो तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, यहाँ से साई गायब कर दीजिए और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तब देखिए वही एकदम वही लग रहा है, लेकिन इसको अकेला छोड़ने से अच्छा है कि इसके साथ क्या करिए ऐसे लगा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक, यहाँ पे del 2 के फॉर्म में था ना तो उसको बाहर निकाल दिए थे, यहाँ भी मन करे तो आप अंदर साइन लिख सकते हैं, यू आर फ्री। अब देखिए y के एलांग करेंगे तो ये हो जाएगा और फिर ऐसे z के एलांग करेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि y के एलांग करेंगे तो x और z कंपोनेंट 0 हो जाएंगे और z के एलांग करेंगे तो y और x कंपोनेंट 0 हो जाएंगे। तो ये हम लोग का टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन मिल गया। किसके एलांग, x एक्सिस के एलांग, मतलब 1 डायमेंशन में, और ये क्या हो गया y एक्सिस का एलांग, इसको भी 1 डायमेंशन केस कर सकते हैं, और ये भी क्या हो गया y एक्सिस के एलांग, इसको भी 1 डायमेंशन केस कर सकते हैं। ठीक, इसमें मुझे इससे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालना था, लेकिन इसको निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करिए, और ऐसे ही एनर्जेटिक वीडियो पाने के लिए आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी देते रहिए ताकि आपको फ्यूचर में भी काफ़ी एनर्जेटिक वीडियो मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।